नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का 9वां पार्ट। इसके बाकी के 8 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का 9वां पार्ट। मैं 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। फ़ोन खुद उठाना, मुझे किसी और को ना कहना पड़े तुझे बुलाने के लिए। अच्छा, संबंध विच्छेद हो गया। वेरोनिका ने भी धीरे से रिसीवर रख दिया। उस क्षण वो अपने आप को बेहद अपमानित अनुभव कर रही थी और मन ही मन कुलभूषण को बुरी तरह से कोस रही थी। एक बार की तो उसका जी चाहा कि डायल 100 करे और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सारी बात की खबर कर दे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता। उसे ये मालूम नहीं था कि कुलभूषण कहाँ से बोल रहा था। उससे तो सिर्फ इस बात की तस्दीक हो पाती कि वो शहर में पहुँच चुका था, लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर फ़ोन करने वाला था। शायद पुलिस के पास ये जान लेने का कोई जरिया होता हो कि कॉल कहाँ से की जा रही थी। उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़ौरन ही वापस खींच लिया। कुलभूषण की धमकी नगाड़े की चोट की तरह उसके जहन में गूंजी। क्या बात है, मैनेजर सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। कोई बुरी खबर है? नहीं, वो हड़बड़ाकर बोली। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, अभी उल्टे पाँव लौट आऊँगी। ओके। मैनेजर ने उलझनपूर्ण ढंग से उसे देखते हुए सहमति में सिर हिला दिया। वेरोनिका फौरन बाहर को लपकी। कुलभूषण की धमकी से वो भयभीत तो थी, हैरान भी थी। उसके मानस पटल पर 3 साल पहले के कुलभूषण का सदा मुस्कुराता चेहरा उभरा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुलभूषण जैसा व्यक्ति उसे वैसी खतरनाक धमकियां भी दे सकता था। गाली भी दी कमबख्त ने उसे, हरामजादी कहा, और इतना भयंकर रुख उसने एक निहायत मामूली काम की एवज में अख्तियार किया। कोई बड़ा काम होता तो शायद वो पहले आकर उसके हाथ पांव तोड़ता और फिर काम बताता। ज़रूर वो जेल का असर था जो उसके व्यवहार में ऐसी इंकलाबी तब्दीली आ गई थी। वो घनश्याम गुप्ता के शोरूम के करीब पहुंची। शोरूम के आगे पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हुई थी और तमाशाइयों की भारी भीड़ लगी हुई थी। रोड रोलर अभी भी शोरूम के सामने खड़ा था। शोरूम के भीतर और बाहर दोनों जगह कई पुलिसिये दिखाई दे रहे थे। भीड़ में से रास्ता बनाती वो थोड़ा आगे को सरकी तो टूटी हुई शो विंडो में से उसे भीतर शोरूम में खड़ा घनश्याम गुप्ता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो बार बार बड़े असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से बात कर रहा था। वो उल्टे पांव वापस लौट चली। ब्लू स्टार में उसके फ़ोन के करीब पहुंचते ही फ़ोन की घंटी बजी। उसने झपट कर मैनेजर से पहले फ़ोन उठा लिया। हेलो, वो व्यग्र भाव से बोली। वो आई? उसे कुलभूषण की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वेरोनिका बोली। गुप्ता है वहाँ? हाँ। क्या कर रहा है? पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा है। पुलिस वहाँ से टली नहीं अभी? नहीं। यानी कि गुप्ता अभी काफ़ी देर तक वहाँ ठहरने वाला है। लगता तो ऐसा ही है। थैंक यू डार्लिंग, मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ा, लेकिन मैं भी क्या करूँ। आजकल मैं बहुत नेवर माइंड डैड, अब खुदा के वास्ते फिर कभी फ़ोन ना करना मुझे। लेकिन स्वीट हार्ट, मैं कभी थी तुम्हारी स्वीट हार्ट, अब नहीं हूँ, वो बोली। चलो ऐसे ही सही। कुलभूषण हंसा। तुम राज़ी रहो। वेरोनिका ने रिसीवर पटक दिया। कुलभूषण ने लिंक रोड पर स्थित टेलीफोन बूथ से बाहर कदम रखा। अब उसे मालूम था कि घनश्याम गुप्ता न केवल अपनी कोठी पर नहीं था, बल्कि वो वहाँ से 6 मील दूर था और अभी जल्दी वापस लौटने वाला भी नहीं था। जो जानकारी उसने वेरोनिका को फ़ोन करके हासिल की थी, वो सीधे गुप्ता की कोठी पर फ़ोन करके भी हासिल कर सकता था, लेकिन तब सपना उसके साथ छल कर सकती थी। वो या तो अपने पति को ही फ़ौरन वहाँ तलब कर सकती थी, और या फिर उसके वहाँ पहुँचने तक खुद कहीं खिसक सकती थी। पैदल चलता हुआ वो करीब ही मौजूद घनश्याम गुप्ता की कोठी तक पहुँचा। लोगों द्वारा भगा दिए जाने के साथ अब उसे रात गुजारी की कोई जगह चाहिए थी, और इस संदर्भ में फिलहाल उसका निशाना घनश्याम गुप्ता की कोठी थी। उसने कॉल बेल बजा दी। खूब सजी धजी सपना ने दरवाज़ा खोला। हेलो, कुलभूषण मुस्कुराता हुआ मधुर स्वर में बोला। कहीं जा रही हो या कहीं से आई हो? उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ के बावजूद सपना ने उसे फ़ौरन पहचान लिया। तुम? वो हकलाती हुई बोली। तुम? हाँ, मैं कुलभूषण। तुमने तो मुझे फ़ौरन पहचान लिया। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह। यहाँ क्यों आए हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तुमसे मिलने आया हूँ, जैसे पहले आया करता था, तुम्हारे पति की गैर हाजिरी में।
तब की बात और थी। तब तुम क्या मैं तब तुम जेल तोड़कर भागे हुए कैदी नहीं थे, फरार अपराधी नहीं थे, खूनी और डकैत नहीं थे। अब पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, इसलिए तो पनाह मांगता यहाँ आया हूँ। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से और जल्दी करो, वो आने ही वाले होंगे। वो अभी नहीं आने वाले, वो अभी हरनबी रोड पर अपने शोरूम में ही हैं। क्यों? 9:30 बजने को है, इस वक्त उनका अपने शोरूम में क्या काम? सपना का वो सवाल बताता था कि उसे अपने पति और देवर के साथ घटी ट्रेजेडी की खबर नहीं थी। तुम्हारा पति अभी बहुत देर तक यहाँ नहीं आने वाला, वो बोला। फिर भी तुम जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया डार्लिंग। तुम क्या चाहते हो? कोई रुपया पैसा चाहिए तो? सबसे पहले तो मैं भीतर आना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता छोड़ो, एकाएक कुलभूषण कर्कश स्वर में बोला। सपना हड़बड़ाकर दरवाजे से परे हट गई। कुलभूषण ने भीतर कदम रखा। अपने पीछे उसने दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। फिर उसने बड़ी बेबाकी से सपना की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पहलू में भींच लिया। थोड़ी मुटिया गई हो, कोई बच्चा पैदा कर लिया मालूम होता है। नहीं, वो तुरंत विरोधपूर्ण स्वर में बोली। अच्छा किया, खूबसूरत औरतों को बच्चे बुढ़ापे के करीब पहुंचाकर पैदा करने चाहिए। तुम क्या चाहते हो? फिलहाल तो कुलभूषण अब उसे दोनों बाहों के घेरे में लेता हुआ बोला, तुम्हें चाहता हूँ। आखिर 2 सालों से औरत की शक्ल नहीं देखी है मैंने। उसके बाद चले जाओगे? वो व्यग्र भाव से बोली। क्या बात है? वो खा जाने वाली निगाहों से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। तुम तो मुझसे यूं परहेज कर रही हो जैसे जेल में मुझे कोई छूत की बीमारी लग गई हो। अभी मैं पहुंचा नहीं हूं कि तुमने जाओ लगा दी। वो दिन भूल गई जब मैं कहता था जाऊं और तुम कहती थी अभी नहीं। गुप्ता के होते नहीं जाने देती थी मुझे, पर छत्ती में छुपा देती थी। पुलिस तुम्हारे पीछे है तो क्या हुआ? तुम नहीं बताओगी तो उन्हें कभी पता नहीं लगेगा कि मैं यहाँ हूँ। कभी पता नहीं लगेगा का मतलब? वो घबरा कर बोली। तुम क्या यहाँ लंबा ठहरना चाहते हो? लंबा नहीं, सिर्फ कुछ दिन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, अभी पता लग जाएगा कैसे हो सकता है। लेकिन घर में खाने को है? कुछ है, मिश्रानी खाना बना कर गई है, मुझे खिलाओ, सुबह से भूखा हूँ, मुझे छोड़ो तो सही। कुलभूषण ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। वो उसे किचन में ले गई। कुलभूषण ने डटकर खाना खाया, इस बात की परवाह किए बिना खाया कि पीछे कुछ बचा था या नहीं। अंत में साबुन के साथ हाथ धोते समय उसने देखा कि उसके दोनों हाथों की उंगलियों में नीले नीले धब्बे लगे हुए थे। उसने हाथों को फिर साबुन लगाया और उन्हें जोर से रगड़ा। रंग न छूटा, छूटने की जगह वो और चमकने लगा। कुलभूषण बहुत हैरान हुआ। कैसा रंग था वो? कहाँ से लगा था? उसने देखा सपना जो साड़ी पहने थी उसका रंग नीला था। तुम्हारी इस साड़ी का रंग छूटता है क्या? वो बोला। नहीं तो, वो हड़बड़ाकर बोली। क्यों? मेरी उंगलियों को नीला रंग लगा हुआ है, मेरी साड़ी से नहीं लगा। पता नहीं कैसा रंग है और कहाँ से लगा है, छूटता भी तो नहीं है। वो खामोश रही। कुलभूषण ने तौलिए से हाथ सुखाए और फिर सपना के करीब पहुंचा। एक भूख तो मिट गई, वो तृप्तिपूर्ण स्वर में बोला। अब क्या चाहते हो? वो बोली। ये भी कोई पूछने की बात है? अब दूसरी भूख मिटाना चाहता हूँ। फिर जैसे कुलभूषण खाने पर झपटा था वैसे ही वो सपना पर झपटा। सपना ने विरोध किया तो कुलभूषण ने जोर से उसकी एक बाह मरोड़ी। सपना ने फौरन विरोध छोड़ दिया और कुलभूषण की मनमानी के हवाले हो गई। कुलभूषण उसके शरीर के विभिन्न उभारों का जुग्राफिया नापता रहा। कुछ ही देर में सपना की सांसें भारी हो उठी। बेडरूम में चलो, कुलभूषण एकाएक बोला। सपना ने सहमति में सिर हिलाया। बेडरूम पहली मंजिल पर था। सीढ़ियों के रास्ते वे पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां सीढ़ियों के दहाने पर वो एक क्षण को ठिठका। वो लकड़ी की सीढ़ी अभी भी काम करती है? कुलभूषण ने पूछा। हाँ, सपना बोली। उसे क्या होना है? इस्तेमाल होती है परछत्ती आजकल। कई महीनों से मुझे याद नहीं कि परछत्ती पर कोई चढ़ा हो। ऊपर एक परछत्ती थी जिस पर चढ़ने के लिए वहां एक स्प्रिंग लगी सीढ़ी का इंतजाम था, जो कि दीवार के साथ लटकी एक डोरी को खींचने से अपने आप परछत्ती के दहाने से नीचे लटक जाती थी और उसके माध्यम से परछत्ती तक जाया जा सकता था। एक दूसरी डोर को खींचने से सीढ़ी वापस परछत्ती में सिमट जाती थी और परछत्ती के दहाने पर एक संदूकनुमा ढक्कन यूं लग जाता था कि ये मालूम तक नहीं होता था कि वहाँ कोई परछत्ती थी। कोई 3 साल पहले एक बार जब सपना के साथ वो अभिसाररत था तो एकाएक बड़े अप्रत्याशित ढंग से भरी दोपहरी में गुप्ता घर लौट आया था। तब सपना ने उसे उस परछत्ती में ही छुपाया था। तब सपना की खातिर और अपनी खातिर भी उसे कोई 13 घंटे उस परछत्ती में टंगा रहना पड़ा था। कुछ याद आया? वो परछत्ती की तरफ देखता हुआ बोला। हाँ, वो बोली। मेरे तो आज भी प्राण सूख जाते हैं उस रोज की बात याद करके। हर क्षण मुझे ये धचका लगा रहता था कि अभी परछत्ती में तुमको ही हार्ट कर दोगे। वैसे प्राण अब तुम्हारे फिर सूखेंगे। क्या मतलब? मतलब अभी सामने आ जाएगा स्वीट हार्ट। अभी तो बेडरूम का नज़ारा कराओ। सपना उसे बेडरूम में ले गई।
आधे घंटे बाद वो अकेला बेडरूम से बाहर निकला और सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचा। पर छत्ती की डोरियां करीब खिड़कियों के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। उसने एक डोरी खींची, पर छत्ती का संदूक नुमा दरवाज़ा निशब्द खुला। फिर उसमें से सीढ़ी का निचला सिरा इस हद तक नीचे लटक आया कि अब उसे हाथ उठाकर पकड़ा जा सकता था। उसने सीढ़ी का सबसे नीचे का डंडा पकड़कर नीचे खींचा। सीढ़ी और नीचे सरक आई और फिर फर्श के साथ आ लगी। तभी अपने बाल व्यवस्थित करती सपना बेडरूम से बाहर निकली। सीढ़ी पर निगाह पड़ते ही वो हड़बड़ाई। ये सीढ़ी क्यों खींच ली? वो हैरानी और घबराहट मिश्रित स्वर में बोली। पर छत्ती पर चढ़ने के लिए। कुलभूषण बड़े इत्मीनान से बोला। वो किस लिए? रात काटने के लिए, सोने के लिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर उन्हें पता चल गया तो? पिछली बार पता चला था। फिर भी ज़्यादा हुज्जत ना करो। आज रात मैंने यहीं रहना है, समझी? वो खामोश रही। अब जाकर कुछ कंबल और एक पानी का जग ला कर दो। तुम सिर्फ आज ही रात यहाँ रहोगे ना? उसने कसमसाकर पूछा। हाँ। वादा करते हो? हाँ, मैं कंबल लाती हूँ। गुड। एक बात और सुनती जाओ। ये ना समझना कि मैं जब ऊपर सोया पड़ा होऊंगा तो तुम पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दोगी। मेरी गिरफ्तारी की नौबत आई तो यहाँ बहुत खून खराबा हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारे पति के सामने तुम्हारी बेवादारी की जो पोल खुलेगी वो अलग। कहने का मतलब ये है स्वीटहार्ट कि मेरे साथ दगाबाजी करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। हो भी तो जहन से निकाल देना ऐसे नामुराद इरादे को। कहा ना, मेरा ऐसा कोई इरादा है ही नहीं। गुड। 12:30 बजे नशे में थरथराता लेकिन भाई की मौत से फिर भी गमज़दा घनश्याम गुप्ता अपने घर पहुंचा। उसे ये देखकर सख्त हैरानी हुई कि उसकी बीवी तब भी जाग रही थी। देर से आने की वजह से शर्मिंदा होने पर और कोई माफ़ीनामा पेश करने की जगह वो उस पर बरस पड़ा। कहाँ थी तुम? यहीं थी। पति के अनोखे तेवरों से हड़बड़ाकर वो बोली। और कहाँ थी? मैंने फ़ोन किया था। यहाँ तो घंटी नहीं बजी थी। मैंने आदमी भेजा था। मैंने आदमी भेजा था? वो सक पकाई। ऐसी क्या आफत आ गई थी? आफत ही आ गई थी। तुम घर में होती तो तुम्हें खबर लगती ना। मैं 8 बजे के आसपास सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से बाहर गई थी। कहाँ गई थी? बिहारी कॉलोनी। वहाँ क्या है? मेरी एक सहेली है वहाँ, उससे मिलने गई थी। वो बोली। सहेली से मिलने गई थी या सहेले से? सपना चिंतित हो उठी। उसके पति ने ऐसे तेवर उसे कभी नहीं दिखाए थे। ज़रूर कोई खास ही बात थी। तुम नशे में हो? फिर वो आदतन वापस उस पर इल्ज़ाम लगाती हुई बोली। हाँ, मैं नशे में हूँ। मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं नशा ना करूँ तो क्या करूँ? हाय राम, क्या ट्रेजेडी हो गई है? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? अरे कुछ बताओगे तो मालूम होगा। सारे शहर को पता है। उन्हें क्या मैंने बताया है? अरे क्या पता है सारे शहर को? जवाब देने की जगह नशे से भावुक और कमज़ोर हुआ घनश्याम गुप्ता रोने लगा। अरे अरे, पागल हुए हो? सपना घबरा कर बोली। अपने पति को ऐसे मूड में उसने पहले कभी नहीं देखा था। मर्द होकर रोते हो? उसने अपने पति को पलंग पर बिठाया और बड़े प्यार से उसके अपने अंक में भरकर उसके आंसू पोंछे। अब साफ साफ बोलो, क्या हुआ है? दुकान पर डाका पड़ गया। चुप होने की जगह गुप्ता हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा। मेरे भाई का खून हो गया। सपना सन्नाटे में आ गई। क्या? वो हकबकाई सी बोली। मैंने तुम्हें खबर देने की कोशिश की थी तो तुम घर पर ना मिली। मैं बहुत खराब हूँ, गोली मार देने के काबिल हूँ। मैंने आज यूँ सहेली से मिलने जाकर बहुत बुरा किया। उसने ज़ोर से गुप्ता को अपने साथ खींच लिया और उसे फिर चुप कराने लगी। गुप्ता को संभला तो उसने सवाल किया। कैसे हो गया ये सब? गुप्ता ने धीरे धीरे उसे सारी कहानी सुनाई। हे भगवान, अंत में सपना बोली। गाज गिरे उन हथियारों पर। राजेश ने भला क्या बिगाड़ा था उनका? जो उन्होंने माल लूटना था लूट लेते। यही तो मैं कहता हूँ। कुछ खाया? नहीं। खाना लाऊं? सपना ने सशंक स्वर में पूछा। खाना तो सारा कुलभूषण खा गया था। अगर उसके पति ने खाने के लिए हामी भर दी तो? नहीं, भूख नहीं है। ऐसा करो, 1 कप दूध पी लो। नहीं। कहना मानो, एकदम भूखे पेट नहीं सोते। लेकिन तुम कपड़े उतारो, मैं दूध लेकर आती हूँ। बीवी के बेहद मनुहार पर गुप्ता ने दूध पी लिया। दूध पीते ही उसकी आंखें भारी होने लगी। ये कैसा दूध दिया है तुमने मुझे? वो बोला। क्यों, कोई खराबी थी दूध में? इसे पीते ही मुझे अपनी आंखें खुली रखना दुश्वार लगने लगा है। तुम्हें ऐसा विस्की के नशे की वजह से लग रहा है? नहीं, नशा तो आज मुझे हो ही नहीं रहा। और फिर दूध पीने से पहले तो मैं ठीक था। तुमने दूध में अपनी कोई नींद की गोली तो नहीं घोल दी जो कि तुम खाती रहती हो? नहीं, तुमने ज़रूर मुझे नींद की गोली खिलाई है। दूध की जिद भी तुमने इसलिए की थी। तुम थके हुए हो, परेशान हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आज तुम्हारा कोई प्रोग्राम तो नहीं? कैसा प्रोग्राम? मुझे सुलाकर रात को कहीं जाने का? कैसी बातें करते हो जी? तुम्हारा भाई मर गया
तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, ऐसी हालत में मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? घर में किसी को छुपाया तो नहीं हुआ? किसको? अपने किसी सहेले को? क्या कह रहे हो जी? भाई के मौत के सदमे का तुम्हारे दिमाग पर तो कोई असर नहीं हो गया है जी? पहले तो कभी तुमने ऐसी बातें नहीं की थी। जवाब देने के लिए गुप्ता ने मुंह खोला, लेकिन वो बोल ना पाया। उससे पहले ही उसकी आंखें मूंद गई और वो पलंग पर जहां बैठा था वहीं लुढ़क गया। और कुछ क्षण बाद उसके खर्राटों की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा। सपना बाहर पहुंची। उसने एक त्रस्त निगाह परछत्ती की तरफ डाला। परछत्ती का ढक्कन नुमा दरवाज़ा बंद था और उधर संपूर्ण स्तब्धता थी। भारी कदमों से चलती हुई वो वापस लौटी। वो सोमवार का दिन था। वो दिन था जब घनश्याम गुप्ता का ज्वेलरी का शोरूम लूटा और उसके भाई का खून हुआ। जब राजेश गुप्ता के हत्यारों के हाथ खून के लाल रंग से रंगने की जगह नोटों से उतरी नीली डाई से रंगे। जब कुलभूषण की वजह से प्रकाशदेव सबरवाल को अपनी पोती की जान की और वेरोनिका स्मिथ को खुद अपनी जान की फिक्र हुई। जब परछत्ती पे छुपे अपने भूतपूर्व प्रेमी कुलभूषण की दहशत में सपना ने अपने पति को धोखे में नींद की गोली खिलाई और जब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कुलभूषण को फिर गिरफ्तार करने की कसम खाई। भाग 4 विक्रम सिंह। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को इस बात की तो गारंटी थी कि देर सवेर तो कोई ऐसा शख्स मिलना ही था जिसके हाथों पर नीली डाई के निशान मिलते, या कोई ऐसा शख्स मिलता जिसने कोई नीली उंगलियों वाला व्यक्ति देखा होता। लेकिन उसका उतावलापन उसे मजबूर कर रहा था कि ऐसे किसी शख्स की खबर लगने की जगह वो खुद ऐसे शख्स की खबर ले। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह क्या चाहता था, ये बात पुलिस के भेदियों तक पहुंचा दी गई थी और कई पुलिसिये वैसे भी नीले धब्बों वाली उंगलियों के किसी मालिक की तलाश में थे। लेकिन फिर भी विक्रम सिंह खुद गश्त लगा रहा था और खुद पूछताछ करता फिर रहा था। सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना के साथ वो रौनक बाजार से पैदल गुजर रहा था, जबकि उसने कोई 2 ब्लॉक आगे एक शख्स को झपटकर सड़क पार करते और एक गली की तरफ लपकते देखा। गोखले! एकाएक विक्रम सिंह चिल्लाया। विक्रम सिंह के स्वर में ऐसा कहर था कि कई राह चलते लोग घबराकर ठिठक गए। उसकी कोड़े की फटकार जैसी आवाज ने गोखले के पांव में भी जैसे जंजीर डाल दी। विक्रम सिंह ने अपना हाथ सामने फैलाया और उसकी पहली उंगली हिलाकर उसने गोखले को करीब आने का इशारा किया। गोखले की हिम्मत न हुई, हुक्म अदुली की। भारी कदमों से सड़क पर स्तब्ध खड़े लोगों के बीच में से चलता हुआ वो इंस्पेक्टर के करीब पहुंचा। गोखले! इंस्पेक्टर अपलक उसे देखता हुआ बोला। कल लोगों के बारे में मैंने तुझे कुछ कहा था, क्या भूल गया? भूला तो नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो कठिन स्वर में बोला, लेकिन अभी तो 9 अप्रैल बहुत दूर है। पूरे 19 दिन बाकी है 9 अप्रैल आने में। वो क्या है कि उधर दीवार के पास चल। जिस दीवार की तरफ इंस्पेक्टर का इशारा था वो सिनेमा के पोस्टरों से हटी एक गंदी दीवार थी, जिसके पहलू में जानवरों के पानी पीने के लिए एक खेल बना हुआ था। दीवार के आगे और खेल की बगल में एक छोटा सा चबूतरा था। गोखले मन मन के कदम रखता हुआ दीवार के पास पहुंचा। जेबों का सारा सामान चबूतरे पर। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जल्दी! गोखले ने मनी मन इंस्पेक्टर को हजार गालियां देते हुए जेबों से सामान निकाल कर चबूतरे पर रखना आरंभ कर दिया। वहां उस वक्त उसकी 2 कॉल गर्ल मौजूद थी जो सूरत से ही बहुत संजीदा लग रही थी, लेकिन गोखले जानता था कि मनी मन वही हंस रही थी और गोखले को अपने दलाल को अपमानित होता देखकर खुश हो रही थी। इंस्पेक्टर ने आंखों में गोखले की जेब से निकले सामान का मुआयना किया। रुमाल, बटुआ, कंघी, चाबियों का गुच्छा, एक दोहरा किया हुआ लिफाफा। अब ये सारा तामझाम उठाकर खेल में डाल, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। कब? क्या बहरा है? कम सुनता है, लेकिन सवाल करता है, जुबान लड़ाता है। गोखले ने असहाय भाव से गर्दन हिलाते हुए एक एक चीज उठाकर खेल के पानी में डालनी आरंभ कर दी। कुछ चीज डूब गई, कुछ पानी में तैरती रही। अब कोट उतार। गोखले ने कोट उतारा। इसे भी खेल में डाल। गोखले ने कोट खेल के पानी में डाल दिया। एक लड़की एक घुटी सी हंसी। गोखले ने निगाहों से भाले बर्छियां बरसाते हुए उसकी तरफ देखा तो वह ऐसी गंभीर हो गई जैसे जिंदगी में कभी ना हंसी हो। अब जूतों के तस्मे निकाल। गोखले ने वो भी किया। खड़े खड़े ये काम करने की कोशिश में वो कई बार लड़खड़ाया। मनी मन वो अंगारों पर लौट रहा था और इंस्पेक्टर की तत्काल मृत्यु की कामना कर रहा था। ऐसा घोर अपमान उसका जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, और वो भी इतने तमाशाइयों के सामने, उसकी छोकरियों के सामने। तस्मे मुझे दे। गोखले ने तस्मे इंस्पेक्टर को थमा दिए। मेरे जाने के बाद इंस्पेक्टर बोला, खेल में डुबकी लगाना और अपना सामान निकाल लेना। तस्मे मैं तेरी ही भलाई के लिए अपने पास रख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अपनी आज हुई दुर्गति की वजह से तेरे मन में इतनी ग्लानि पैदा हो कि तू इन्हीं तस्मों का फंदा बनाकर अपने आप को फांसी लगा ले। इंस्पेक्टर साहब, गोखले ने फरियाद की, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू मेरे इलाके में है और मैंने तुझे 1 महीना यहाँ शक्ल न दिखाने के लिए कहा था,
मैंने तुझे तफरीह करने के लिए 1 महीने की छुट्टी नहीं दी थी हरामजादे, सजा दी थी। मैं भी अपने अधिकार जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप क्या हैं, खुदा हैं या उससे भी 10 इंच ऊपर हैं? कोई पट्टा तो नहीं लिखा हुआ आपके नाम का इस इलाके का? आम हालात में गोखले इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के साथ कभी जुबान दराजी ना करता, लेकिन तब हालात आम नहीं थे। तब सरे बाजार उसकी इज्जत उतारी जा रही थी। इसी बात से भड़क कर गोखले इतना कुछ कह गया था। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, फिर एकाएक बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से उसका हाथ घूमा और उसका इतना जोर का झापड़ गोखले के चेहरे पर पड़ा कि वो पीछे दीवार के साथ जाकर टकराया। धराशायी होने से बचने के लिए वो लड़खड़ाया तो उसका बिना तस्मे का एक जूता उसके पांव से निकल गया। इंस्पेक्टर ने दोबारा उस पर निगाह न डाली। वो घूमा और लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया। स्तब्ध भीड़ में उसके लिए अपने आप रास्ता बनता चला गया। सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना उसके पीछे लपका। साहब, वे भीड़ से आगे निकल आए तो राजीव खन्ना ने सवाल किया, आपने ऐसा क्यों किया? कैसा क्यों किया? मेरा मतलब है कि अगर उस शख्स ने कोई जुर्म किया था तो आपको उसे गिरफ्तार करना चाहिए था। मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए था, इंस्पेक्टर वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। ऐसा कई बार कर भी चुका हूं मैं, लेकिन ये हरामजादा 24 घंटों में फिर सड़क पर होता है। इसका वकील छुड़ा लेता है इसे। रंडी के दलाल की जमानत वो बड़े आराम से करा लेता है। केस चलता है, साबित कुछ नहीं होता। इससे खौफ खाई लड़कियां कोर्ट में इसके खिलाफ गवाही देने से साफ मुकर जाती है। ओह बरखुरदार, वैसे तो मुझे हर मुजरिम की जात से नफरत है, लेकिन औरतों से, और वो भी नाबालिग लड़कियों से, जबरन धंधा करवाने वाले दलालों से तो मुझे खास नफरत है। इसलिए मेरे मन में दबे आक्रोश का लावा गोखले जैसे लोगों पर बेसाख्ता बरस पड़ता है। लेकिन साहब, ये तो सरासर जाती है, हैरेसमेंट है। हाँ है, इंस्पेक्टर दार्शनिकतापूर्ण स्वर में बोला। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, क्या आपके लिए यह ठीक कदम है? नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। ज़रूरी है बेटा। क्यों ज़रूरी है ये आज तुम मेरे समझाए नहीं समझ पाओगे, लेकिन पुलिस की नौकरी में जब और पुराने हो जाओगे और एक करप्ट पुलिस अधिकारी बनने से बचे रहोगे तो अपने आप समझ जाओगे। कांटा कांटे से ही निकलता है। सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना, आप ठीक कह रहे हैं, राजीव खन्ना प्रभावित स्वर में बोला। उसी रोज़ दोपहर तक एक काली एम्बेसडर बरामद हो गई, जो कि डकैतों ने डकैती के साथ घटनास्थल से फरार होने के लिए इस्तेमाल की थी। कार हाईवे नंबर 5 के करीब ही उसकी एक बाईं रोड पर एक उजाड़ स्थान पर खड़ी पाई गई। जिस सड़क पर कार पाई गई थी वो उन दिनों बंद थी और कतई इस्तेमाल नहीं लाई जाती थी। पुलिस वैसे ही कार की तलाश में उस इलाके को न छान रही होती तो हफ्तों वो कार वहीं खड़ी रहती और किसी को उसकी भनक न लगती। तुरंत कार को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के हवाले कर दिया गया। शराब और नींद की गोली के मिले जुले नशे से मदहोश होकर सोया हुआ घनश्याम गुप्ता अगले रोज सुबह 9:30 बजे सोकर उठा। सपना तब भी सोई रही। अपने पति के पहलू में लेटी सारी रात वो इस सस्पेंस में जागती रही थी कि कभी ऊपर परछत्ती से कोई आहट होगी जिसे सुनकर उसका पति जाग जाएगा। अभी कुलभूषण परछत्ती से नीचे उतर आएगा और कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। तरह तरह की आशंकाओं से सताई हुई सपना पर भोर होने से थोड़ी देर पहले ही नींद हावी हुई थी, इसलिए अपने पति के उठ जाने के बाद भी वो दीन दुनिया से बेखबर सोई रही। गुप्ता नित्यक्रम से निवृत्त हुआ। नीचे को जाने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था तो उसे लगा जैसे परछत्ती पर कोई आवाज़ हुई हो। वो ठिठका। उसने सिर उठाकर परछत्ती की तरफ देखा। परछत्ती का ढक्कन नुमा दरवाज़ा तो बिल्कुल ठीक से बंद था। उसने मन ही मन सोचा, ज़रूर उसे वहम हुआ था। वो नीचे किचन में पहुंचा। आग पर चाय का पानी चढ़ाकर वो बाहर लॉन में आ गया। इमारत के दाएं पहलू में एक रोशनदान था जो कि परछत्ती में खुलता था। पता नहीं उसके शीशे पर से धूप प्रतिबिंबित हुई थी या क्या हुआ था कि गुप्ता को ऐसा लगा जैसे रोशनदान के पीछे कोई हरकत हुई हो, कोई साया सा रोशनदान के आगे से गुजरा हो। ज़रूर फिर भीतर कोई कबूतर घुस आया था। उसे याद आया कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था तो रोशनदान के शीशे पर बड़ी रहस्यमयी परछाइयाँ उभरती और गायब होती रही थी। तब कबूतर किसी तरह भीतर घुस तो गया था, लेकिन लाख सिर पटकने पर बाहर नहीं निकल पाया था। गुप्ता ने तब परछत्ती में चढ़कर रोशनदान न खोला होता तो कबूतर जरूर वहीं मर खप गया होता। आज भी उसने सोचा कबूतर निकालने के लिए उसे फिर परछत्ती पर चढ़ना पड़ना था। वो वापस किचन में पहुंचा। उसने 2 कप चाय तैयार की और वापस बेडरूम में पहुंचा। उसने सपना को झंझोड़कर जगाया। सपना ने बड़ी मेहनत से आंखें खोली। चाय, गुप्ता बोला। अभी भी उनिंदी सपना उठी। उसने हाथ बढ़ाकर चाय का कप थाम लिया। परछत्ती में फिर कोई कबूतर घुस गया मालूम होता है। गुप्ता सहज भाव से बोला, कबूतर? सपना हड़बड़ाकर एकदम सीधी हुई। उसके जिस्म ने एकाएक इतनी जोर से झुरझुरी ली कि उसके हाथ में थमे कप से चाय छलक गई। सपना ने कप को करीब पड़ी मेज पर रख दिया। अरे, कबूतर परछत्ती में घुसा है और तुम यहीं डरी जा रही हो। सपना ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की।
मैं अभी निकालता हूँ उसे, नहीं तो भूखा प्यासा मर जाएगा बेचारा। छोड़ो, सपना व्यग्र भाव से बोली। अपने आप निकल जाएगा। अपने आप नहीं निकल पाएगा। कैसे नहीं निकल पाएगा? गुस्सा भी तो अपने ही आप है। लेकिन अब छोड़ो भी कबूतर का पीछा। एकाएक सपना इठलाती हुई अपने पहलू में पलंग को थपथपाती हुई बोली, इधर मेरे पास आकर बैठो। गुप्ता को अपनी बीवी का वो रवैया बड़ा अजीब लगा। क्या वो भूल गई थी कि उनके घर पर कितनी भयंकर ट्रेजेडी के काले बादल छाए हुए थे? अरे आओ ना मेरे पास, सपना मादक स्वर में बोली। आता हूँ, गुप्ता बोला। उसने चाय का कप एक और रख दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे सुनो सुनो, सपना आतंकित भाव से बोली। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, यहीं हूँ, अभी आता हूँ। गुप्ता ने बाहर जाकर परछत्ती के ढक्कन नुमा दरवाजे की डोरी खींची। दरवाज़ा नीचे लटक गया और सीढ़ी उसमें से बाहर सरक आई। सपना यूं स्तब्ध पलंग पर बैठी रही जैसे उसे लकवा मार गया हो। गुप्ता ने सीढ़ी खींचकर नीचे ज़मीन के साथ लगा दी। सपना का दिल अब धाड़ धाड़ उसकी पसलियों से टकराने लगा था और अब वो फटी फटी आंखों से दरवाजे से बाहर झांक रही थी। गुप्ता सीढ़ी चढ़ने लगा। सपना को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। गुप्ता के कंधे जब परछत्ती के फर्श के लेवल पर पहुंचे तो एकाएक उसकी खोपड़ी से कोई भारी चीज टकराई। तुरंत उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुंह से एक घुटी हुई हाय निकली। फिर सीढ़ी पर से उसकी पकड़ छूट गई और वो सीढ़ी पर से फिसलता हुआ धड़ाम से नीचे फर्श पर आकर गिरा। 10 बजे घनश्याम गुप्ता के साथ वो हादसा गुजरा। 10:30 बजे खबर पुलिस तक भी पहुंच गई, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को उस घटना की खबर 4 घंटे बाद यानी कि 2 बजे तब लगी जब वो हाईवे नंबर 5 से अपने थाने वापस लौटा। क्या हुआ था? उसने पूछा। घनश्याम गुप्ता की बीवी सपना ने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया था और उसे बताया था कि उसका पति परछत्ती पर से नीचे गिर गया था। डॉक्टर वहां पहुंचा था तो उसने गुप्ता को पहली मंजिल के फर्श पर बेहोश पड़ा पाया था। उसकी बीवी ने उसे वहां से उठाने तक की कोशिश नहीं की थी और डॉक्टर सड़क के पार उनकी कोठी के सामने वाली इमारत में ही रहता था। डॉक्टर की बीवी कहती है कि डॉक्टर जिस वक्त फ़ोन पर सपना से बात कर रहा था, ऐन उसी वक्त एक आदमी बहुत तेज़ रफ्तार से चलता हुआ गुप्ता की कोठी से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर की बीवी ने उस आदमी के बारे में डॉक्टर को बताया था और बाद में डॉक्टर ने उसका जिक्र सपना के सामने किया था। सपना ने ऐसे किसी आदमी के अस्तित्व से संपूर्ण अनभिज्ञता जाहिर की है। वो कहती है कि जब वो हादसा हुआ था तब तो वो बेडरूम में थी। पुलिस को फ़ोन किसने किया था? डॉक्टर ने। उनका ख्याल है कि गुप्ता की कोठी में कोई चोर घुसा था और उसी ने गुप्ता पर हमला किया था, यानी कि गुप्ता सीढ़ी से नहीं गिरा था। ऐसा ही कुछ लगता है साहब। बीवी हादसे की पुलिस को खबर करने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। वो नहीं मानती कि घर में कोई चोर घुसा था। डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन न किया होता तो इस हादसे की खबर हमें कभी ना मिलती। गुप्ता का क्या हाल है? वो खतरे से बाहर है, अलबत्ता खोपड़ी उसकी करारी फूटी है। डॉक्टर ने उसकी तीमारदारी कर दी है, लेकिन है वो अभी भी बेहोश। वो है घर पर ही या अस्पताल में है? वो इसी इलाके के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में है। तफ्तीश के लिए कौन गया था? सब इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह। उसे बुलाओ। मनमोहन सिंह इंस्पेक्टर के हुजूर में पेश हुआ। घनश्याम गुप्ता के यहाँ तफ्तीश के लिए तुम गए थे? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने पूछा। यस सर, मनमोहन सिंह बोला। क्या पल्ले पड़ा? कोई खास सिर पैर पल्ले नहीं पड़ा साहब। घर में चोर घुसा हो ऐसा तो लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चोरी कुछ नहीं गया। वहाँ कहीं कोई उछल पुथल हुई हो ऐसा कहीं से कोई इशारा नहीं मिलता। अलबत्ता परछत्ती में कोई शर्तिया था। वो चोर क्यों नहीं हो सकता? शायद एकाएक वहाँ पहुँच गए घर के मालिक से छुपने के लिए वो परछत्ती में चढ़ गया हो। ऐसा संभव नहीं। क्यों? मनमोहन सिंह ने बताया कि उस परछत्ती का दरवाज़ा कैसे खुलता था और क्यों किसी बाहरी अनजान व्यक्ति को उसके अस्तित्व की खबर नहीं लग सकती थी। आई सी। गुप्ता की बीवी क्या कहती है इस बारे में? बीवी के तो छक्के छूटे हुए हैं। वो खुद नहीं समझती मालूम होती कि वो क्या कहती है और क्या कहना चाहती है। वो कहती है कि वो तो गुप्ता के धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनकर ही वो बेडरूम से बाहर निकली थी, लेकिन उसने वहाँ न किसी तीसरे आदमी को देखा था और न किसी की आहट सुनी थी। मैंने पूछा था कि गुप्ता परछत्ती पर चढ़ क्यों रहा था तो उसने कहा था कि उसने परछत्ती पर से कोई आहट सुनी थी, लेकिन पहले यही सवाल डॉक्टर द्वारा पूछे जाने पर उसने कहा था कि उसे नहीं मालूम था कि उसका पति परछत्ते पर क्यों चढ़ रहा था। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, नर्सिंग होम फ़ोन करके मालूम करो कि क्या गुप्ता होश में आया है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। यस सर। और तुम? इंस्पेक्टर राजीव खन्ना से बोला, परछत्ती की पूरी बारीकी से जांच पड़ताल का इंतजाम करवाओ। फिंगरप्रिंट्स तो वहाँ बहुत ही सावधानी से उठाने हैं। यस सर। 5 मिनट बाद मनमोहन सिंह ने आकर रिपोर्ट दी कि घनश्याम गुप्ता होश में आ चुका था और थोड़ी देर बाद वो राजीव खन्ना वापस लौटा तो उसे साथ लेकर इंस्पेक्टर नर्सिंग होम की तरफ रवाना हो गया। जिस वक्त वे नर्सिंग होम में दाखिल हो रहे थे उसी वक्त
एक नौजवान सुंदर युवती वहां से बाहर कदम रख रही थी। ये गुप्ता की बीवी है, इंस्पेक्टर बोला। ये तो बहुत खूबसूरत है, राजीव के मुंह से निकला। बेशक, इसकी सूरत पर लट्टू होकर ही तो गुप्ता ने इससे शादी की थी। आप जानते हैं इसे? आज से? मैं तो इसे तब से जानता हूँ जबकि ये अभी पैदा भी नहीं हुई थी। अच्छा, इसकी माँ एक निहायत खूबसूरत औरत थी, लेकिन निहायत बदसूरत धंधे से ताल्लुक़ रखती थी। रंडी थी? हाँ, कॉल गर्ल, हाई प्राइस्ड कॉल गर्ल, लेकिन बहुत भली, बहुत खुश मिजाज, बहुत मजाक पसंद, बहुत ईमानदार। 2 बार मैंने उसे सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों ही बार अपने इंस्पेक्टर तक बात पहुंचने से पहले ही मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था। मेरी बहुत इज्जत करती थी। वार्निंग से धंधा नहीं छोड़ा उसने। वार्निंग से नहीं छोड़ा, लेकिन किसी और वजह से छोड़ा। और किस वजह से? वो गर्भवती हो गई। अपने किसी ग्राहक से? नहीं, ग्राहक से कई गर्भवती होती है रंडिया। अपने एक यार से, जो कि उसे उस दशा में पहुंचाते ही उससे पल्ला झाड़ गया। बेचारी का बहुत दिल टूटा। बहुत खिदमत की थी उसने अपने यार की। अपनी तकरीबन सारी कमाई भी वो उसी के हवाले करती थी। फिर भी धोखा दे गया वो उसे। मतलब ही यार होगा, जाहिर है। फिर ये लड़की सपना पैदा हुई। बच्ची की पैदाइश ने माँ का मिजाज पूरी तरह से तब्दील कर दिया। उसने अपने धंधे से, अपने भड़कीले रहन सहन से किनारा कर लिया और बहुत ही सादा जीवन बिताने लगी। 2 बार मंदिर तक जाने लगी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी बच्ची जब बड़ी हो तो उसकी माँ के कुकर्मों की उस पर परछाई तक ना पड़े। उसे पालने के लिए उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी कर ली और ऐसी संजीदा हो गई कि देखने वाले को विश्वास न हो कि कभी वही औरत हंसती मुस्कुराती फुलझड़ी हुआ करती थी। औलाद के भरण पोषण की खातिर बहुत दुख उठाए बेचारी ने। मेरा तब भी माँ से संपर्क था। एक रात के कम से कम 1000 रुपये चार्ज करने वाली वो कॉल गर्ल कभी कभी 50 रुपये की हकीर रकम उधार मांगा करती थी मुझसे। कमाल है, वो जब मुझसे मिलती थी हमेशा अपनी बेटी की ही बातें सुनाती थी। माँ का औलाद से लगाव होता ही है, लेकिन वो तो अपनी बेटी का जिक्र एक अनोखे ही उत्साह और जोशो खरोश से करती थी। उसकी निगाह में सपना से ज़्यादा काबिल तारीफ बच्चा तो सृष्टि में पैदा ही नहीं हुआ था। उसके भविष्य के बेहद सुनहरे सपने देखती थी वो। डॉक्टर बनाने की ख्वाहिशमंद थी वो अपनी बेटी को, लेकिन बेटी अभी स्कूल में ही पढ़ती थी कि अपने एक ही करतूत से उसने माँ की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या किया उसने? गर्भवती हो गई वो। तब वो अभी 10वीं जमात में ही पढ़ती थी। माँ को खबर लगी तो उसे तो विश्वास ही ना हुआ कि ऐसा हो सकता था। फिर वो गुस्से से आग बबूला हो उठी। खून कर देने को आमादा हो गई वो उस छोकरे का जिसने कि उसकी बेटी की वो हालत बनाई थी। छोकरा उसी के मोहल्ले के एक रईस आदमी का बेटा था। अंगारों पर लौटती वो उस आदमी के घर पहुंची और उसने मांग की कि उसका बेटा उसकी बेटी से शादी करे। जवाब साफ इनकार में मिला। इनकार की जो वजह सुनने को मिली, उसने उसी क्षण माँ की जान ना ले ली। यही करिश्मा था। छोकरे ने बताया कि सपना के तो दर्जनों लड़कों से वैसे ताल्लुकात थे और वो अभी और दर्जनों लड़कों से वैसे ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिशमंद थी। उसकी काम पिपाशा का ये हाल था कि लड़कों ने उसका नाम गर्म भट्टी डाला हुआ था। किसी से भी कहीं भी कभी भी यौन संबंध बनाने के लिए वो हर क्षण तैयार रहती थी। कोई आ जाए किसी को ना नहीं कहती थी। हर कोई इस बात को जानता था, सिवाय उसकी माँ के, सिवाय उस माँ के जिसके सामने अपनी बेटी के भविष्य के सुंदर सपने देखने से ज़्यादा अहम कोई काम नहीं था। उसकी माँ वैश्या थी। वो तो वैश्या भी ना निकली। उसने तो अपनी जिनसी रहमतें मुफ्त तकसीम की। ओह, उस घटना के बाद उसकी माँ बुझकर ऐसी राख हुई कि मेरे खूब समझाने के बावजूद उस राख में उम्मीद की कोई नन्ही सी चिंगारी भी दोबारा ना भड़क सकी। बेचारी औरत एक चलता फिरता मुर्दा बनकर रह गई। हमेशा यही कहती थी वो कि वो उसकी बेटी की कोई भूल नहीं थी, बल्कि उसके अपने कुकर्मों की उसे सजा थी। परमात्मा उसे इस बात की सजा दे रहा था कि वो एक जिस्म फरोश गिरी हुई औरत थी। बेचारी तिल तिल घुलकर मरी। बेटी का क्या हुआ? उसने रो रोकर किसी तरह से मैट्रिक पास कर ली, फिर नौकरी के फेर में पड़ गई। जैसी बेतहाशा खराब उसकी नीयत थी, वैसा ही बेपनाह हुस्न बख्शा था खुदा ने उसे। नौजवान जिस्म की लोभी दुनिया में नौकरी हासिल करने से उसे क्या दिक्कत होती, लेकिन तब तक इतनी सयानी और बालिग वो ज़रूर हो गई थी कि अपनी खूबसूरती और सेक्स अपील को कैश करना आ गया उसे। उसकी आखिरी नौकरी गुप्ता के शोरूम में सेल्स गर्ल की थी। गुप्ता को मालूम नहीं था कि वो कैसे चरित्र की लड़की से शादी कर रहा था। ज़रूर नहीं मालूम होगा। आंखों देखे मक्खी तो कोई नहीं निगलता। वे रिसेप्शन पर पहुंचे। पुलिस शब्द उनके मुंह से निकलते ही तुरंत उन्हें घनश्याम गुप्ता के कमरे में पहुंचा दिया गया। घनश्याम गुप्ता तकियों के सहारे पलंग पर लेटा हुआ था। उसका सारा सिर पट्टियों से ढका हुआ था। क्या चाहते हो? वो बोला। क्या बात है? इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला। बड़ी रुखाई से पेश आ रहे हो। क्या चाहते हो? ठीक है, ऐसे ही सही। अपने हमलावर की शक्ल देखी थी तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था। मेरी तो अभी भी समझ से बाहर है कि असल में क्या हुआ था। पर छत्ती पर चढ़ क्यों रहे थे?
मुझे ऊपर किसी हरकत का आभास मिला था। मैंने समझा कि भीतर कोई कबूतर बंद हो गया था। उसी को निकालने की नीयत से मैं ऊपर चढ़ रहा था। यानी कि अपने हमलावर के बारे में तुम हमें कुछ नहीं बता सकते। जब मुझे यही गारंटी नहीं कि मुझ पर हमला हुआ था तो मैं हमलावर के बारे में क्या बताऊं। हमला नहीं हुआ था तो तुम इतने घायल कैसे हो गए? मुमकिन है परछत्ती का दरवाज़ा मेरे सिर पर आन गिरा हो। तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तुम उखड़ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तुम ज़रा तंदुरुस्त हो जाओ, मैं तुमसे फिर बात करूँगा। मुझे अपने भाई की लाश कब मिलेगी? पोस्टमार्टम आज शाम को होगा। उसके बाद लाश तुम्हें सौंप दी जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर ने सिर से पांव तक उस पर निगाह दौड़ाई। उसका अंतिम संस्कार तुम तो शायद नहीं कर पाओगे। शाम तक मेरे काफ़ी रिश्तेदार यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर ठीक है। वे वहाँ से विदा हुए। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का पार्ट 9। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।